हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं विशोक सिंह। आज की वीडियो में हम यहां पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम 30 से 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट हों और आप सभी लोगों के लिए तत्पर रहें, मेहनत करते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शन यानी घर्षण की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। घर्षण का नियम कौन सा है, यानी विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि घर्षण होता क्या है। ठीक है ना, फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन जो है आपका, जब एक सतह से दूसरी सतह पर फिसलती है कोई वस्तु, ठीक है ना, तो दोनों के संपर्क सतहों के अव्यवस्थित कण जो होते हैं एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, और यह जो प्रतिरोध होता है चलने की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना, जिसे घर्षण कहते हैं। माना कोई वस्तु है, और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाने का दिखा रहे हैं। कोई एक ये आपका ये कोई जगह है, सरफेस है, और इस पर कोई एक ये वस्तु है। ठीक है ना, और हम इसको वस्तु को W मानते हैं। ये आपका R हो गया। ठीक है ना, R क्या होगा, जो प्रतिक्रिया यानी जो आपका रिएक्शन होगा। ठीक है ना, इसको हम रिएक्शन को R कहते हैं। ठीक है, तो जब ये रगड़ेगी, ठीक है ना, या इधर की जिस दिशा में जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, और ये आपका फोर्स होगा, जब फोर्स लगेगा तो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये P दिशा में जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका चार चीज़ें होती हैं आपकी। इसको कहा जाता है R बराबर W एवं एफ पी होगा। ठीक है, तो ये है आपका फ्रैक्शन। अगर हम बात करें फ्रैक्शन के जो आपके टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन जो है कई प्रकार के होते हैं आपके। स्टैटिक फ्रैक्शन होता है आपका, डायनामिक फ्रैक्शन होता है, एक लिक्विड फ्रैक्शन होता है, सॉलिड फ्रैक्शन होता है, और गैस फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका रोलिंग फ्रैक्शन भी होता है, एक स्लाइडिंग फ्रैक्शन होता है। तो ये आपके फ्रैक्शन के टाइप्स हो गए। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है घर्षण का जो नियम है वो क्या है, क्या नियम है इसका, क्या लॉ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको सही जवाब देना है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के विपरीत अनुपातिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाता है डियर, वो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, यानी फ्रैक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप एंड कंटैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए इज़ द राइट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे पूछा गया है एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है। ठीक है ना, एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की क्या दिशा है। वस्तु से जुड़ा हुआ होता है, वस्तु के विपरीत होता है, वस्तु के समांतर होता है, या फिर वस्तु के लिए लंबवत होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए वस्तु की विपरीत दिशा में। ठीक है ना, तो विपरीत दिशा में जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है। घर्षण बल यानी कर्षण बल, जिसको पुलिंग फोर्स कहते हैं, या फिर जोर लगाने बल, ठीक है, पुशिंग फोर्स, या फिर फ्रैक्शन फोर्स, या फिर आपका लाइन फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाता है डियर, तो इसका जो राइट आंसर होता है घर्षण यानी फ्रैक्शन फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स आपका सही जवाब है। संपर्क की सतहों के बीच क्या होता है, जब कोई मान लीजिए एक ये सतह है और इसके ऊपर ये कोई एक वो है आपका कोई वस्तु रखी हुई है, और इस पर हम पी फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होगा, इसके क्या होगा, फ्रैक्शन बल देगा। ठीक है ना, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है पहिए और सड़कों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़क पर चलने में सक्षम है। ठीक है, जब कोई वाहन सड़क पर चलता है तो वहाँ पे क्या होता है, घर्षण होता है, या जंग होता है, टकराव होता है, या फिर मोशन होता है यानी गति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, तो देखिए यहाँ पे भी घर्षण होगा। जो पहिया है आपका वो क्या है, ज़मीन पर क्या कर रहा है,
रगड़ के चलता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा है उपयोगी घर्षण कौन सा है, विच इज़ द यूजफुल फ्रैक्शन, सिलेंडर मेरिंग या फिर क्रैंक शाफ्ट बियरिंग या व्हील हब बियरिंग या ब्रेक शू लाइनिंग। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी यानी ब्रेक शू लाइनिंग, जो आपका क्या है उपयोगी घर्षण है। ब्रेक शू जो होता है किसी भी जो बाइक वगैरह होती है उसमें ब्रेक शू वगैरह जो होता है वो क्या है आपका एक उपयोगी घर्षण कहलाता है। जैसे ही उस पर हम दबाव देंगे तो क्या होगा, वो घर्षण यानी बाइक जो है आपकी स्टॉप यानी कि रुक जाती है, ठीक है। तो वो घर्षण के कारण ही क्या होती है, रुकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा बेकार घर्षण, कौन सा बेकार घर्षण है, गियर एक्सल गियर या फिर फर्श पर टायर या ब्रेक शू अलाइन या फिर क्लच अलाइन लाइनिंग। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सबसे बेकार घर्षण है वो आपका कौन सा है, गियर एक्सल गियर, ठीक है ना, गियर एक्सल गियर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से जो भी चीज़ें आप देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आगे लिखा है जो घर्षण बल पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, धातुओं का प्रकार या संपर्क सतह या फिर संपर्क धातुओं की मात्रा या धातुओं की गुणवत्ता। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 7 का बी आंसर है, आपका संपर्क सतहों का आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी जो घर्षण का जो फॉर्मूला है वो कैसे इसको ज्ञात किया जाता है या फिर कैसे इसको व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है इसे बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फिर यह जो है आपका घर्षण बल सामान्यता प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यह घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के बीच अनुपात का अनुपात है, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रैक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में घर्षण के लिए गुणांक का सूत्र क्या है, जो फ्रैक्शन है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर देना है म्यू बराबर एफ इंटू डब्ल्यू, म्यू बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन एफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो डियर आपका क्या सही जवाब हो क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे म्यू बराबर एफ अपॉन में डब्ल्यू आपका राइट आंसर, यानी बटे में आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ बराबर होता है आपका फोर्स और डब्ल्यू बराबर जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, डब्ल्यू क्या है आपका यानी जो आपका वेट होता है, ठीक है ना, या ब्लॉक जो भी आप जो वस्तु होती है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे इसमें पूछा है घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, जो फ्रैक्शन है उसको निरूपित यानी प्रदर्शित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, अल्फ़ा या फिर मेन्यू, बीटा या फिर आपका गामा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ये वाला जो आपका राइट आंसर है म्यू जो है आपका बी ऑप्शन सही है। जो घर्षण का प्रतीक जो है वो आपका म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका सही जवाब जो हो जाता है आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसमें पूछा है यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हों तो किस तरह के घर्षण को कहा जाता है, सर्पी घर्षण, रोलिंग घर्षण या एस्थेटिक घर्षण या फिर कोणीय घर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका इसको स्टैटिक फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या कहा जाता है, जब दो वस्तुएं समान या आराम से संपर्क में हों तो इसको स्थैतिक घर्षण कहा जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और इसमें पूछा गया है सही कथन कौन सा है। ऑप्शन में देखेंगे 4 आपको कोटेशन दी हुई है, इसमें सही जो आंसर है वो आपको बताना है।
लिमिट घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के बराबर है, क्या ये सही है? या फिर आपका रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक है, क्या ये सही है? स्लाइडिंग घर्षण हमेशा लिमिटिंग घर्षण से कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, स्लाइडिंग घर्षण हमेशा लिमिटिंग घर्षण से कम होता है। तो ऑप्शन आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ऑलवेज लेस दैन लिमिटिंग फ्रैक्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, और यहाँ पे पूछा गया है कोण से कोण को घर्षण का कोण कहा जाता है, यानी किस कोण से कोण तक घर्षण का कोण कहा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। देखो यहाँ पे ये एस है, आर है, पी और एफ, ठीक है ना, डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको फोर्स कहा जाता है, ठीक है ना, इसको फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, एंगल एफ एस ओ, या एंगल आर ओ एस, या फिर एंगल पी ओ एस, या फिर एंगल आर ओ एफ, बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाता है एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ये आपका क्या हो जाएगा? कोण से कोण का घर्षण का कोण कहा जाता है इसको, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। यदि घर्षण का कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या है? यदि घर्षण का कोण थीटा है तो घर्षण का गुणांक क्या कहलाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या फिर कॉट थीटा? तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाता है, इसको कहा जाएगा आपका टेन थीटा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है दिए गए आंकड़ों में आर अक्षर को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आर अक्षर जो है आपका यहाँ पे क्या दर्शाता है? ठीक है, फोर्स दर्शाता है, या फिर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दर्शाता है, या फिर आपका लोड, या फिर आपका नॉर्मल रिएक्शन यानी सामान्य प्रतिक्रिया। तो आर क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, नॉर्मल फ्रैक्शन यानी सामान्य प्रक्रिया आपका सही राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे पूछा है स्नेहक का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट? तो क्या होता है इसका सही जवाब? दबाव बढ़ाने के लिए, या घर्षण को बढ़ाने के लिए, या फिर घर्षण को कम करने के लिए, या दबाव कम करने के लिए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है, जब हम कहीं ऑयलिंग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ घर्षण कम होगा, ना घर्षण बढ़ेगा ना दबाव बढ़ेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें पूछा गया है विक फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो लब तेल का, या फिर ग्रीस का, या फिर शीतलक का, या फिर कटिंग तेल? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लब तेल, आपका लब ऑयल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें पूछा गया है पार्ट्स के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़काने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहन प्रणाली प्रदान की जाती है? बताएं। तो इसका राइट आंसर है 18 का जो राइट आंसर है आपका स्प्लैश फीड प्रणाली आपका राइट आंसर है, सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है स्नेहन के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? ये आपका एक कूलेंट का लुब्रिकेंट सिस्टम है, और इसमें इसका नाम पूछा गया है। तो ऑयल कैन है, या स्वचालित हाइड्रोलिक दबाव गन है, या फिर आपका टी हैंडल प्रेशर गन है, या प्रेशर ग्रीस गन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका टी हैंडल प्रेशर गन। देख पा रहे हैं यहाँ पे टी टाइप की ये बनी हुई है, तो आपका ऑप्शन सी के साथ आपका चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
मशीन या मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी या स्नेहक। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका लुब्रिकेंट आपका सही जवाब है। बी इसका डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 21 और इसमें पूछा गया है इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? दक्षता को बढ़ाने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए या फिर ले जाने की क्षमता सुधारने के लिए या स्थायित्व को सुधारने के लिए? तो देखिए 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, घर्षण को कम करने के लिए। तो आपका राइट आंसर जो है आपका बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्नेहन को बनाए रखने के लिए किस मशीन की स्नेहन को बनाए रखने से किसी मशीन की दक्षता क्या होती है? बढ़ेगी, घटेगी या वैसी ही रहेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंक्रीज होगा। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब कोई मशीन है और उसमें ऑयलिंग वगैरह होती रहेगी तो उसकी क्या जो लाइफ है वो बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है किस तरह शीतलन का स्नेहन के रूप में कार्य किया जाता है? धूल उड़ाने के लिए, गर्मी दूर भगाने के लिए, मशीन में नमी के लिए। तो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ अगला चैप्टर आ जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है या फिर इसका द्रव्यमान यानी मास कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है या स्पेस कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक जो है आपका चैप्टर या मॉड्यूल सेकंड जिसमें आपका ग्रेविटी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है इसको कहा जाता है जो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है इसको मास यानी द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है और इसमें पूछा गया है उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है? प्रारंभिक बिंदु या फिर इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है या फिर आपका केंद्रक कहा जाता है या केंद्र बिंदु कहा जाता है या सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं नेक्स्ट। और डियर फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप बोर ना हो, बिल्कुल पूरी वीडियो को देखें और देख करके जाएं। एक बार दो बार देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है? तो ये चीज़ अभी आपको जस्ट अभी एक क्वेश्चन किया है उसमें ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो केंद्र होता है वही इसका क्या होता है? केंद्र कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है, ठीक है ना, वी आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल लाइंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। गोलाकार शंकु का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? h/2, h/3, h/4 या फिर आपका h/5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है आपका h/4 यानी आपका सी इज द राइट आंसर है। गोलाकार शंकु का जो गुरुत्वाकर्षण होता है h/4। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार शरीर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? एक आयताकार शरीर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंट्रिकुलर बॉडी? रिसेंटाकुलर। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा यहाँ पे, इसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। एक ठोस गोलार्ध के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? कोई एक ठोस गोलार्ध है और उसका जो आपका ग्रेविटी ऑफ सेंटर पूछा जाता है तो क्या होगा?
4r/5 या 3r/8, 3r/4 या फिर r/2। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। थर्ड r यानी 3r/8 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है निम्नलिखित ज्यामितीय आकार में से किसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके आधार का 1/3 हिस्सा है? स्क्वायर का, या आपका विषम कोण का, या आपका ट्रायंगल का, या कोण का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ऊपर वाला जो क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज राइट आंसर, ट्रायंगुलर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे मेंसुरेशन से, यानी क्षेत्र मिति से। इसमें पूछा है वृत्त के क्षेत्र के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास d है? तो पाई d²/4 या पाई r या 2πr या फिर आपका पाई d। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका जो राइट आंसर है आपका, जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल है इसको जो कहा जाता है पाई d²/4 आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पूछा गया है अर्धवृत्त की परिधि क्या है? जो हाफ वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है वो आपको बताना है। ठीक है ना। पाई r प्लस 2r या फिर पाई d/4 या फिर 2πr²। ऑप्शन डी कह रहा है पाई d²/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पाई r प्लस 2r। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? पाई r² या फिर पाई d²/4, 2πr या फिर पाई r। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई r² या फिर पाई r या 2πr या फिर पाई d²/2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, पाई r आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है और इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पूछा गया है एक वृत्त के खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बताएं। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको कमेंट करके ऑप्शन बताना है, आंसर सही क्या होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने आप कवर किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा। ठीक है, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।